आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। अगले आधे घंटे आप जानेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की स्थिति है और कैसे मुस्लिम कंट्रीज में बेचैनी है और इसको लेकर बड़ी बैठकें बुलाई गई हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर बरपाया है कहर और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट। आगे मीटिंग से बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक अटैक करना आईडीएफ ने छोड़ा नहीं है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ये बड़ा सैन्य ऑपरेशन बता रहा है कि जिस तरह हमास के खात्मे की कसम खाई है आईडीएफ ने या फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने, ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम भी यहां पर खाई है। इजरायल ने लेबनान में की है भीषण बमबारी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की मानो कमर टूट गई है। इजरायली हमले में कई कमांडर ढेर भी हो गए हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को ढेर कर दिया है। बड़े नुकसान की तैयारी यहां पर आईडीएफ की है, यानी गाजा में जो तबाही हमास के खात्मे के तौर पर देखी जा रही है, ऐसी ही तबाही हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान में भी देखी जा रही है। और इसका जवाब दिया है अब हिजबुल्लाह ने। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने किया है जोरदार हमला, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 165 रॉकेट दागे हैं। कुल मिलाकर ये 165 रॉकेट जो कि गैलिली शहर पर गिरे, हाइफा शहर पर गिरे। गैलिली शहर पर 55 रॉकेट से हमला किया गया, जबकि हाइफा शहर 90 रॉकेट से अटैक किया गया है। इसमें ज्यादातर जो रॉकेट हैं वो हवा में ही खत्म हो गए, यानी कि उन्हें नष्ट कर दिया गया। जो दावा है इजरायल की तरफ से दावा है कि इन रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, यानी कि आसमान में ही खत्म कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी रॉकेट खत्म हो गए हों। 165 रॉकेट जो दागे गए, उनका असर भी हाइफा और गैलिली शहर में नजर आ रहा है। यानी कि इजरायल की तरफ से जो बमबारी, जो हमले हो रहे हैं, उसका पलटवार भी हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। और उधर हिजबुल्लाह पर हुए अटैक में कई कमांडर्स के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह एक तरफ है, एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ इजरायल, यानी कि आईडीएफ के इस हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। और उधर हिजबुल्लाह ने जो पलटवार किया है उससे इजरायल के भी अलग अलग हिस्सों में तबाही देखी जा रही है। हालांकि अब जिस तरीके से हवा में ही रॉकेट नष्ट करने की जानकारी है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान कंपैरेटिवली इजरायल को नहीं हुआ है, जो अब तक की जानकारी कहती है। एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मजबूती से काम करता है, और इसी एयर डिफेंस सिस्टम के तहत यहाँ कई रॉकेट ऐसे जिन्हें आसमान में ही खत्म कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और मनन द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल सहगल, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो हालात अभी बने हुए हैं। देखिए, हम देख रहे हैं गाजा में जो भारी तबाही है, वहाँ तबाही ऐसी कि 43,000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी हैं। वो हमास के खात्मे के लिए हो रहा था। अब इधर हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम आईडीएफ ने खा ली है, बेंजामिन नेतन्याहू ने खा ली है। यहाँ एक के बाद एक जो हमला हुआ हिजबुल्लाह के खात्मे के तौर पर, बड़ी तबाही की तस्वीरें, और फिर पलटवार भी हिजबुल्लाह ने किया। क्या अब एक नए मोर्चे पर जंग यहाँ इजरायल लड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि गाजा में चल रहा है? देखो, इजरायल की जबरदस्त कोशिश है कि हर प्रकार से वो हिजबुल्लाह को खत्म करे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे उन्होंने गाजा में हमास को खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन किसी भी हालत में हमास के को खत्म नहीं कर पाए, ना तो हमास को हर प्रकार से खत्म कर पाए। अभी भी हमास के माध्यम से उनके ऊपर हमले होते रहते हैं आए दिन। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम बंधकों को छुड़ा लेंगे, बंधक भी अभी तक नहीं छुड़े। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि हम हर हालत में हमास को गवर्नेंस से अलग कर देंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई सफलता नहीं हुई। जहाँ तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने 80% उनके जितने भी हथियार हैं, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, उनको बर्बाद कर दिया है, असला बर्बाद कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो अभी कार्रवाई हो रही है, जो साफ तौर पर नजर आता है कि जो आईडीएफ की एम्बिशंस हैं या डिजायर्स हैं, वो किसी प्रकार से पूर्ण नहीं हो सकती। कल हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा कि कह रहा है कि हमने 40 किलोमीटर तक ग्राउंड डिवीजन कर लिया है। उन्होंने कहा 500 मीटर भी जो इजरायली लेबनान बॉर्डर है, एक भी गांव के ऊपर आप पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। अभी भी उसी एरिया में से 500 मीटर की दूरी से उन्होंने कल रॉकेट तकरीबन 30 से 40 फायर किए 2 इजरायली एयरबेसिस के ऊपर, और बड़े पैमाने पर उनको सफलता मिली। तो यानी दूसरे लफ्जों में साफ तौर पर वो दर्शा रहे हैं, क्योंकि जो भी इसराइल की तरफ से खबर आ रही है, इसराइल किसी भी वॉर कॉरेस्पोंडेंट को अपने साथ नहीं ले जा रहा, वो उन्हीं को लेके जाता है जो उन्हीं के पक्ष में बातचीत करते हैं। वहाँ कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स तो है नहीं जो साफ तौर पे आपको बता सके कि असलियत क्या है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में इसराइल
सक्सेसफुल हो सकता है हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान बड़े पैमाने पर अपने तीनों प्रॉक्सी जो हैं, हिजबुल्लाह, हouthis और हमास को आए दिन नए हथियार दे रहा है। जो कल फायर किया गया उसमें इस्कंदर मिसाइल, जो रशिया की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका भी इस्तेमाल हुआ। और कल 2 एयर बेसेस के ऊपर हमले हुए, काफ़ी बड़े पैमाने पर उनको सफलता मिली। इसराइल को साफ तौर पे भी नजर आना शुरू हो रहा है कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं है। अभी तक कंप्लीटली अपनी एयर स्पीड की वजह से बड़े पैमाने पर वो दोनों देशों को, गाजा को और लेबनान में बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी कर रहे थे। लेकिन अभी वही बर्बादी जो है कुछ हद तक इसराइल को भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नेतन्याहू के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं, खास करके गैलेंट के जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है उसको फायर करने के बाद में। डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा था कि वो उनकी पॉलिसी से, नेतन्याहू की पॉलिसी से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा था जो हम अचीव कर सकते थे मिलिटरीली वो अचीव कर लिया है, और अभी समय आ गया है कि हम हर प्रकार से सीज फायर के लिए तैयार हो, और सीज फायर ऐसी शर्तों पे हो जो ट्रांसपेरेंट हो, जो दोनों तरफ की इंटेग्रिटी और डिग्निटी को एक्सेप्ट करे। नहीं तो किसी भी हालत में हमास और हouthis और हिजबुल्लाह सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। 13 नवंबर को एक बड़े जो लीडर है नेतन्याहू के, उन्होंने ट्रंप को मैसेज भेजा कि 20 जनवरी से पहले उनकी पूरी कोशिश है कि वो ट्रंप को हर प्रकार से गिफ्ट दें और गाजा में और लेबनान में हर प्रकार से सीज फायर एक्सेप्ट हो जाए। उनके प्लान बी भी हैं कि अगर वो सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करते हिजबुल्लाह या हमास, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी। इसी बीच में बहुत बड़ा खतरा है कि अगर ईरान ने डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई, और वो अवश्य एट सम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और ये जंग जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। बड़ी चिंता है पूरी दुनिया को। साथ ही साथ में अगर आप देखो, अभी तक जितने भी OIC और अरब नेशन थे उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अभी 48 आवर्स अर्लियर बहुत बड़े पैमाने पे तकरीबन 50 से ज्यादा अरब और मुस्लिम कंट्रीज ने एकजुट होकर बैठक की है, जिसमें सऊदी प्रिंस ने बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल को चेतावनी दी है कि अपनी जो गाजा में और लेबनान में जो जेनोसाइड कर रहे हैं उसको खत्म करें। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि आगे की कार्रवाई बंद करें। और उन्होंने साफ तौर पे बाकी तमाम देशों को कहा है कि वो जल्दी से जल्दी टू स्टेट पॉलिसी को, जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करें। सहगल सर, आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मनन द्विवेदी जी, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार भी हैं, तो इस मामले पर और ज़्यादा रोशनी डालिएगा। एक तरफ तो हमास के खात्मे के लिए गाजा में भारी तबाही है और नरसंहार बड़े स्तर पर, दूसरी तरफ लेबनान पर हमला, उधर यमन पर भी हमले की खबर, जब हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। अब इन सब का जो असर है वो मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट एक बार दर्शकों को दे दें, उसके बाद मनन द्विवेदी जी मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। बड़ी खबर और जो बड़ा अपडेट है वो मिडिल ईस्ट में युद्ध के साइड इफेक्ट्स के तौर पर सामने आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ देश बल्कि अलग अलग देश हैं जो इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। गाजा में अब तक 43,500 लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान में अब तक 3200 लोगों की मौत हो चुकी है। आप समझिए कि यहाँ हमास के खात्मे के तौर पर और उधर हिजबुल्लाह के खात्मे के तौर पर आम लोगों की भी बड़े स्तर पर जान जा रही है। ये जो हमले हो रहे हैं IDF की तरफ से, ये लगातार चल रहे हैं और किसी भी तरीके से इनमें कमी दिखती नहीं। हालांकि पलटवार फिर इजराइल की तरफ भी होता है, लेकिन बड़े स्तर पर ये जो लोगों का मारा जाना है, इसे कैसे देखें मनन द्विवेदी जी? और हाल ही में जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, उससे जोड़कर भी सिनेरियो क्या बन रहा है वो भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बन के उभरे हैं विश्व राजनीति के और मिडिल ईस्ट के रजत पटल पर। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने आते ही पहले दिन ये डिक्लेयर किया था, जो उनका पहला प्रेसिडेंशियल, मतलब अभी तो प्रेसिडेंट तो बनेंगे वो जनवरी में, पर जो उनका पहला रिएक्शन था इलेक्शंस के बाद वो ये था कि यूक्रेन रशियन वॉर को वो एक दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और रशियन एजेंसीज के साथ रिपब्लिकन्स की और उनके बिजनेस वर्ल्ड की भी अच्छी साठगांठ है। पर हम उस चीज को आगे छोड़ते हैं और हम इजराइल का जो युद्ध चल रहा है हमास के साथ, और इजराइल का युद्ध चल रहा है ईरान और हिजबुल्लाह जो लेबनान में है उसके साथ, हम उसकी बात करें तो इजराइल के बारे में ये बहुत पॉपुलर सी बात है
ये सर्वविदित है कि 1949 में सबसे पहले नगबा का वॉर हुआ, उसके बाद 1966 में गलीली वाटर रिजर्वायर और रिवर का वॉर हुआ, 1973 में फिर ऑल्टरकेशंस हुए योम किपुर वॉर के, और अब सीधा 2006 में आ जाएं तो पहला युद्ध डायरेक्ट और इंडिविजुअल युद्ध इजराइल और लेबनान ने लड़ा। तो यहाँ पर मैं अपनी बात का जो असर्शन है मेरा वो ये है कि इजराइल इसके लिए जाना जाता है, ये और इस सर्वविदित तथ्य है कि इजराइल एक साथ कई आतंकी संगठनों से अकेले जूझ सकता है या जूझता रहता है, क्योंकि मैं इनको स्टेट एक्टर का दर्जा नहीं देना चाहूंगा और एक तरीके का युद्ध भी नहीं है जब तक कि ईरान के साथ युद्ध नहीं छिड़ता है इजराइल का। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये इंसर्जेंट्स हैं जिनके खिलाफ लड़ रहा है। मैं आगे अपनी बात ऐसे बढ़ाना चाहूंगा कि हमास के साथ जो युद्ध है, मतलब जो वर्सेटाइलिटी है इजराइल की वो काफी है। जो हमास के साथ जो अल्टरकेशन जो वॉर हुआ या जो संघर्ष चला इजरायली आईडीएफ और इस्माइल हनीये का, वो एक तरीके से जो टेरेन थी वहां की वो बिल्कुल प्लेन थी, प्लेन टेरेन थी, ग्राउंड था, अनइवन लैंड वहां पर नहीं थी, तो वहां पर इतनी मुश्किल आईडीएफ को ऑपरेट करने में नहीं आती। पर लेबनान की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग ही तरीके के टोपोग्राफिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। यहाँ पर माउंटेनियस हिली बिली टेरेन है, तो यहाँ पर जो टैंक हैं, जो आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स हैं आईडीएफ के, और उनका जो इक्विपमेंट है जो इक्विपमेंट, उसको अच्छी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर फिर भी अब जैसा कि आपने भी बताया कि करीब 3200 लेबनीज हिजबुल्लाह के लोगों को मारा जा चुका है। और जहां तक अमेरिका और ट्रंप की बात है, ट्रंप का अगर हम याद करें 2020 में 19 में, तो जेरूसलम से वहां की कैपिटल तेल अवीव बनाई गई थी, उसको ज्यादातर राष्ट्रों ने सपोर्ट नहीं किया था, पर डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने बड़े ही पुरजोर तरीके से इसको सपोर्ट किया था वहां पर। तो एक तरीके से इजराइल और अमेरिका एलाइज हैं, और जब तक इजराइल और अमेरिका और जो ज्यू लॉबी के साथ जो अमेरिका की हॉबनॉबिंग है, जब तक वो चलेगी, जब तक ज्यू बैंकिंग लॉबी और ज्वेलरी लॉबी और जेम्स लॉबी का बोलबाला अमेरिकी अर्थव्यवस्था में है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इजराइल को ज्यादा उनके आईडीएफ को या उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को या नेतान्याहू को ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ऑल वेदर एलाइज का दर्जा इजराइल के पास है। हाँ। और ये एलाइहुड वो भारत को भी देना चाहते हैं, पर भारत इसको नकारता रहा है। मैं अपनी बात ये कहकर खत्म करूं। ठीक है, आप रहिए, आप दोनों ने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ी है और उसको लेकर मीटिंग्स के दौर भी अभी जारी हैं। खबर रियाद से है, जहां पर अरब इस्लामिक देशों की बैठक हुई है। इजराइल पर आक्रामक दिखे हैं मोहम्मद बिन सलमान। इजराइल को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दो टूक यहां पर सामने आई है। सऊदी प्रिंस सलमान ने इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी दी है, इजराइल ईरान पर हमला ना करे, ये साफ तौर पर कहा गया। साथ ही कहा कि इजराइल को कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए। सऊदी अरब नरसंहार का विरोध भी वो कर रहे हैं। बेगुनाहों के खिलाफ लगातार इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसकी निंदा भी की है और सीधे सीधे इजराइल को चेतावनी भी दी है कि यहीं पर ये एक्शन रुक जाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आक्रामक रुख दिखाया गया है सहगल सर, इसके मतलब और मायने कैसे निकाले जाएं? अकेले हालांकि वो नहीं है जो इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, अरब इस्लामिक कंट्रीज के अलग अलग नेता इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो मिडल ईस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है वो है सऊदी प्रिंस। उनकी जो स्टेटमेंट है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, रशिया और ईरान के लिए, तो साफ तौर पे चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका को भी कि बड़े पैमाने पर इजराइल के साथ मत जुड़िए, वो आपके लिए आपके हित में नहीं होगा। जो आपकी इन्फ्लुएंस है उस इलाके में वो इन्फ्लुएंस कम हो सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो उनकी कोशिश थी कि उनको भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए, और कहा जा रहा था कि उनके साथ इजराइल के रिलेशन इंप्रूव हो सकते थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो सकते थे। उन्होंने कहा दैट इज ऑफ द टेबल, अभी उसके ऊपर कोई बातचीत की संभावना ही नहीं है। फिर जो बहुत बड़े पैमाने पर दुश्मन थे आपस में बहुत सालों से, इजराइल, ये ईरान और सऊदी अरेबिया, इनमें दोस्ती हो गई है, पर ये साफ तौर पे एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहते हैं।
साफ तौर पे उन्होंने इसराइल को चेतावनी दिया कि आप गलती से भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं करना। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर दोबारा हमला करते हो तो बहुत बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो कई प्रकार की सैंक्शन इसराइल के ऊपर भी लगा सकते हैं और इसका नुकसान जो है अमेरिका के एलाइज जो हैं यूरोप वगैरह उनके ऊपर भी हो सकता है। तो इसके बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं ये। और जैसे कि मैंने कहा कि पूरे मिडल ईस्ट में अब तक तकरीबन 12 महीने तक अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज से चुप्पी ठानी हुई थी। उन्होंने किसी प्रकार से हमास को या हौथीज को या हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अभी खुले तौर पे वो कह रहे हैं कि ये जंग जो है बंद करनी चाहिए, इसको और मत आगे बढ़ाया जाए और अगर आप इसको नजरअंदाज करते हो और आगे बढ़ाते हो तो ये आपके हित में नहीं होगा। शुरुआत में इस खबर को सहगल सर ऐसे देखा जा रहा था कि उधर ट्रंप के जीतने का ऐलान हुआ और इधर मुस्लिम देशों में बेचैनी हो गई और इसीलिए मुस्लिम देशों के जो नेता हैं उन्होंने मिलकर मीटिंग की है। अभी रह रहकर खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि सीधे इजरायल को चेतावनी दे दी है। इन सभी बातों में कनेक्शन है क्या? क्योंकि आपने कहा इससे पहले इस तरीके से अग्रेसिव हुए नहीं थे नेता। मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे तौर पर इजरायल को धमकी दे दी है, कैसा ना हो अब आगे। देखो इसके पीछे बहुत बड़े उनको साफ तौर पर नजर आया कि जहां तक इजराइल का ताल्लुक है वो ग्रेटर इजराइल एस्टेब्लिश करना चाहता है, गाजा के कुछ हिस्सों को परमानेंट ऑक्यूपाई करना चाहता है, वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स को और बढ़ाना चाहता है, जहां तक लेबनान का ताल्लुक है सदर्न लेबनान के हिस्सों के भी कुछ हिस्सों के ऊपर परमानेंट कब्जा करना चाहता है। जब उनको साफ तौर पर नजर आया कि ये ग्रेटर इजराइल की मंशा है तो साफ तौर पे उनको लगा कि अभी समय आ गया कि मुस्लिम कंट्रीज और अरब कंट्रीज हैं साफ तौर पे इजराइल को बता दे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ जिस माफिक ट्रंप ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को नियुक्त किया है वो बड़े पैमाने पर कहते हैं कि वो टू स्टेट पॉलिसी में बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं कि इजराइल का हक है कि वेस्ट बैंक को पूरे वेस्ट बैंक को कैप्चर करे, पूरा वेस्ट बैंक उन्हीं का है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक पुराने एरियाज उन्होंने कैप्चर किए हुए थे उनके ऊपर भी पीछे नहीं हटेंगे। वो सेटलमेंट्स को और सेटलमेंट्स बनाने के पक्ष में है। तो यानी दूसरे लफ्जों में जो नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली एंड टोटली प्रो इजराइल है। इससे बहुत बड़े पैमाने पर अरब और मुस्लिम नेशन में एक किस्म से मिडिल ईस्ट में जो अनरेस्ट अभी देखा जा रहा है, मनन द्विवेदी जी, क्या किसी भी तरीके से सेटलमेंट का कोई रास्ता अभी पॉसिबल नजर आ रहा है क्या? हालांकि जैसे आपने भी जिक्र किया कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भी जीतने के बाद भी कुछ बड़े बयान जरूर दिए हैं जो अलग अलग मोर्चे पर युद्ध को रोकने के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन इधर इजरायल को लेकर क्या लग रहा है, क्या आशंका है? देखिए मुझे लगता है कि जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, वो कई बार ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट दे चुके हैं और वो अपने स्टेटमेंट्स को सिर्फ रिटोरिक के लेवल पर ही उनके स्टेटमेंट को हमें नहीं देखना चाहिए। जो इजराइल ने कहा है वो किया है। तो जो बाइडन थे इलेक्शन से पहले, प्रेसिडेंट बाइडन, वो पहले ही कह चुके हैं बेंजामिन नेतान्याहू को कि उन्हें जो उनका जो अटैक पोटेंशियल है, जो किल पोटेंशियल है आईडीएफ की, उसको रोक के रखना चाहिए। और जो ईरान ने जो बॉम्बार्डमेंट किए हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल के ऊपर फेंके हैं, दागे हैं, उनका कोई बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा एग्रेसिव मैनर में उसका इस्तेमाल, अपने हथियारों का इस्तेमाल, अपने प्लेन्स का इस्तेमाल, अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल इजराइल को नहीं करना चाहिए। बाइडन ने ये यूज किया है टर्म प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स से मतलब है कि अगर आपके ऊपर 100 ड्रोन और मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं तो आप भी ज्यादा से ज्यादा 150-200 मिसाइल या ड्रोन ईरान के ऊपर फेंकेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिग्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं ईरान की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, अमेरिका और इजराइल की मदद करने के लिए इन तीनों देशों ने, अगर हम देखें पिछले 2 सालों से, बड़ी अपनी विदेश नीति और कूटनीति में ये मदद की थी कि I2U2 बनाया गया था। कतर, सऊदी अरेबिया और भी कई ऐसे 2-1 राष्ट्र हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जहां पर इजराइल की दोस्ती अरब वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्षों से और राष्ट्रों से करवाई गई थी, ताकि वहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का चांस है वो कम हो जाए। पर मुझे नहीं होता कि ऐसा दिखता है मुझे। और सबसे बड़ी बात उसमें हम देखें कि लेबनान वॉर की, जैसे हम लोग, आपने शुरुआत में बात की, हम लोगों ने लेबनान की बात की शुरू में, तो कुछ जगहों के मैं ये नाम लेना चाहूंगा जो रिसर्च से सामने आ सकते हैं। वो है क्वाजा और आइटा अल शाम।
यहाँ पर काफी भीषण लड़ाई हुई है आईडीएफ और लेबनान फाइटर्स की, और इसराइल को लॉसेस भी झेलने पड़े हैं मरकबा और ओडेशा में। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके चलते अगर हम इसराइल का काउंटर एक पोटेंशियल को देखें, काउंटर किल पोटेंशियल को देखें, तो हम पाएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं ईरान को भी और लेबनान को भी कि बड़ा प्राइस पे करेगा। तो मुझे लगता है कि ईरान किस हद तक चीजों को लेता है और इसराइल काउंटर अटैक में क्या करता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखना जो बाइडेन जरूरी है। सपोर्ट अभी करते हमें रहे, वेट ट्रंप करना का बहुत रुख करना क्या है। रहेगा और क्या करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी मंशा और उनका अगला कदम क्या रहेगा मायने रखता है, इधर गाजा में भी उधर लेबनान में भी। बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी और पीके सहगल सर आपका, आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस